हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपने जैसा थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करते हैं एक पेपर एयरफोर्स XY ग्रुप का। प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं कि इस पेपर का डिस्कशन करते हैं। इस पेपर को समझने की कोशिश करते हैं क्या है कैसे है, और अच्छे से इसके कंसेप्ट्स को देखेंगे और सीखेंगे इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पेपर है अपना एयरफोर्स XY ग्रुप का। डन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक पैसेज गिवन है, इसको देखिए। देखते हैं हम, इसमें लिखा है दोस्तों, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, यहां पर आपको मैं एक छोटी सी बात सिखाना चाहता हूं, आप इस चीज को समझना। देखिए, पैसेज पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, आप समझना इस बात को। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि पैसेज पढ़ने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो हमें एक्चुअल में पैसेज को कैसे पढ़ना है, हमें ये सीखना है। देखिए, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो हमारे पास दोनों मीडियम्स हैं। तो लेकिन हमने ये देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, कि अभी तक जो हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिलते हैं वो होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो उन लोगों को पैसेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ थीम बताऊंगा कि आप इस तरीके से पैसेज को पढ़ो तो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो। तो यूँ तो आप जैसे चाहें वैसे कर लें, एक तो पैसेज पढ़ लिया फिर आप क्वेश्चंस कर ले, एक तरीका तो यह है। एक ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो शायद अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको समझने की बात क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसको आप थोड़ा समझना बात को ध्यान से, कि मैं क्या मानता हूं कि जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको दो तीन चीजें समझनी चाहिए। सबसे पहले, पैसेज एक्चुअल में क्या है आप समझना मेरी बात। अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए पैसेज एक ऐसी चीज है, इसमें सब अपने हिसाब से सोचते हैं, इसमें आपको कोई कुछ समझा नहीं सकता। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको ये लगेगा कि पहले तुम एक एक लाइन पढ़ लो फिर उसका हिंदी मीनिंग निकाल लो। तो आप अगर ऐसे करोगे तो ना तो आप पूरा कंप्लीट पैसेज ही कभी पढ़ पाओगे और ना ही आप उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। तो बेटर है, मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूँ, अगर आप एक बार उसको यूज़ करके देखें तो शायद हो सकता है कि हमारी चीज़ें आसान बन जाएं। बाकी हम आगे की क्लासेस में जैसे जैसे इनको डिस्कस करेंगे वहाँ हम सीखते चलेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो देखिए, हमने ये देखा, अगर हम देखें तो जैसे करना क्या है, जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो ना तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, कोई भी पैसेज जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसकी थीम को चेक करो। थीम क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपने पैसेज लिखा हुआ है उसकी थीम क्या है। थीम का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में पैसेज में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जब हमें यही नहीं पता होगा कि हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्या इसकी थीम है, तो कोई फायदा भी नहीं होगा हमें कुछ पढ़ने का। तो प्यारे दोस्तों, मेरी बात को समझना, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जब भी आपके पास कोई पैसेज लिखा है तो आप उसके सबसे पहले थीम देखो। अब देखिए, इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने देखा है, जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। आपने पढ़ा, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। आप एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, फिर आप एक एक वर्ड की हिंदी निकाल रहे हैं, और फिर आप क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे, दो लाइन पढ़ ली, दो लाइन पढ़ने के बाद फिर एक क्वेश्चन पढ़ लिया, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज, फिर आप ऊपर चले जा रहे हो। कभी आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर पढ़ रहे हो, कभी आप आंसर क्या कहते हैं पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ रहे हो। कुल मिला के आप कंक्लूड कुछ नहीं कर पा रहे हो, अपना टाइम खराब करा। एक आध क्वेश्चन अगर बिल्कुल एज इट इज सा दिखा जो ऊपर लगा हुआ तो लगा दिया, अदरवाइज आपका क्वेश्चन खत्म है। तो आप मेरी बात को समझिएगा क्या है यहाँ पे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो, आप करेंगे क्या। अगर हम बात करें किसी भी पैसेज में ये पता लगाने की कि उसकी थीम क्या है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका देखो मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है। आप कुछ मत करिए, आप मेरे हिसाब से अगर आप सोचें तो सबसे पहले पैसेज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, आप सारे क्वेश्चंस रीड करिए। सबसे पहला काम आप क्या करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस रीड करिए। अब उससे क्या होगा, यहां से सबसे बड़ी चीज क्या होगी, क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको फायदा क्या मिलेगा, आप ये समझना।
चलिए ये तो इसमें नहीं है, इसको तो हटा देते हैं थोड़ा सा, बाकी ये 3 क्वेश्चन यहाँ। क्वेश्चन रीड करने से आपको क्या पता चलेगा, देखिए आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं और मेरे बात को मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसेज पढ़ने में बहुत आसानी होगी, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई करके देखना, शायद आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। बाकी जब मैं इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ मैं आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अब देखिए है क्या, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है दोस्तों, जो राइटर है जिसकी हम बात करें उसको पसंद नहीं क्या, किसकी तारीफ, गरीबी की। ठीक है दोस्तों, अगली बात समझना, हमने कहा इट इज, ठीक है, छोड़ दिया। मीन्स मुझे एक बात समझ आ रही है, कहीं ना कहीं जो मेरी बातें हो रही हैं सबकी सब वो किससे रिलेटेड हो रही हैं, पॉवर्टी। अब ये समझना मेरी जो ये बातें हो रही हैं वो कहाँ पे घूम रही हैं, इस पॉवर्टी पे, इस गरीबी के आसपास घूम रही हैं। आपको ये जो समझने वाली बात है, मीन्स आपको क्या समझना है कि हमारी थीम के अंदर एक ये भी वर्ड है जिस पे हमको काम करना है। क्या वर्ड है, पॉवर्टी। और क्या, डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो थीम है वो गरीबी है, उसकी तारीफ करना, क्या करना वो तो बाद में पता चलेगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग कभी भी पूरा का पूरा पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आप फिर पैसेज पढ़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, पहले क्वेश्चन फिर पैसेज, कभी पैसेज फिर क्वेश्चन, तो आप कुछ कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे। एंड में हार के आपने पैसेज छोड़ दिया, आपका टाइम खत्म हो गया, या आपने अपना टाइम खराब कर लिया एग्जाम में और आप वहां से बाहर निकल गए, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मैंने कहा द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज। तो यहां समझने की बात हमें ये आई कि कुछ ना कुछ पॉवर्टी या उससे रिलेटेड इसकी थीम है जिसको हमें समझना है। ऑप्शंस भी साथ साथ पढ़ के चलिए, 2 मिनट का काम है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप इस चीज के हैबिचुएटेड हो जाएंगे। आगे देखिए उसने कहा पर्सनल ओपिनियन, भाई वो राइटर की अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल, वो ओपिनियन ऑफ एस्केटिक्स, ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल। अब क्या हो सकता है ये हमें भी नहीं पता, बट हमने कुल मिला के समझ लिया उससे रिलेटेड। अब देखिए एक ये वर्ड है एस्केटिक्स, इसका मीनिंग क्या है यहाँ समझते हैं पहले, वो चीज़ें हम बाद में करेंगे चूंकि मोहन ने पूछा भी है वहाँ पे क्या मीनिंग है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये समझना क्या है हमें, फिलहाल हम केवल पढ़ लें इन तीनों को, उसके बाद क्या, क्योंकि आप कोई भी वर्ड का जो मीनिंग है आप जो देखते हो वो अलग है। सिमिलर तो होता है बट वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है, सिनोनिम्स होता है जब वो पैसेज के रेफरेंस से पूछ ले। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज अपने कंटेक्स्ट और रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और जैसे इसने बोल ही दिया ये चीज, देखो यहाँ देखो, स्कैटिक लाइफ इन द पैसेज। तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बताना, अपने अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग तो उसका जो मीनिंग है वो है ही, वो इस वर्ड का मीनिंग है, बट आपको सिमिलर बताना है इससे रिलेटेड जो पैसेज के रेफरेंस से आपका मैच कर जाए। तो यहां हम क्या समझेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हमने देखा द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज। ठीक है, तो यहां हमें समझने की बात यह है, कहीं ना कहीं हमारी बात ये पॉवर्टी थीम है इसके ऊपर हो रही है। क्या है वो हम समय के साथ देखेंगे। चलिए 4 ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्सनल ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ द एस्थेटिक्स, ओपिनियन ऑफ द ऑल पीपल, ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल। छोड़ दीजिए, आगे निकलते हैं। टू whom द एस्थेटिक लाइफ मे बी सुटेबल, इसका मतलब आप एक बात तो समझ रहे हैं कि पॉवर्टी के साथ साथ ये जो वर्ड पॉवर्टी है, इस गरीबी के साथ साथ इस टर्म का भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एस्केटिक। अब यहाँ समझने की बात क्या है, आप ये देखिए, यहाँ समझने की बात ये है, जो वर्ड है एस्केटिक, ये जो वर्ड है एस्केटिक, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों क्या, सन्यासी। कैसे लिखते हैं हिंदी में, तो ऐसे लिखेंगे ना, ये ऐसे लिख देंगे सन्यासी। चलिए जो भी है वो आप देख लेना, ऊपर बिंदी लगानी है, उसको आधा नहीं करना, लेट इट बी, उसका आप समझ लेना। तो कुल मिला के मैंने बोला जो एस्केटिक वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, सन्यासी है। ये आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो अब यहाँ समझने की बात क्या, तो हमें ये बात समझ आई इस पैसेज के, केवल पैसेज के हमने 2 क्वेश्चंस को पढ़ के हमें ये बात समझ आई, गरीबी और एस्केटिक लाइफ, सादगी भरी जिंदगी या सन्यासी भरी जिंदगी।
ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या मीनिंग हम नहीं पता। टू होम द एस्केटिक लाइफ में बी सुटेबल, किसके लिए अच्छी हो सकती है सादगी या सन्यासी भरी जिंदगी। अब इस रेफरेंस में क्या है वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें थीम समझ आने लगी। जो हमारी थीम है वो ये कह रही है, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी और एस्केटिक लाइफ के बीच में फंसी हुई है पैसेज की थीम, इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो आप देखिए, टू होम द एस्केटिक लाइफ में बी सुटेबल टू द राइटर, टू इंडिविजुअल्स, टू द सोशली एडवांस, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। नहीं पता, छोड़ दीजिए, आगे निकल जाते हैं। अभी हमें करना कुछ नहीं है, बस आप 2 मिनट में तेजी से ओवरव्यू लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, आंसर्स अपने आप आते चले जाएंगे। यही बेस्ट वे होता है किसी भी पैसेज को पढ़ने का। आप कभी भी पैसेज को इस तरीके से बिल्कुल मत पढ़िए कि पहले आप पैसेज पढ़ रहे हैं, फिर आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर मूड आया कि चलो एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, फिर मैं पैसेज पर जाऊं। वहां आपका टाइम वेस्ट होता है, ना तो आपका एक्चुअल में पैसेज ही बन पा रहा है और ना आपका कोई क्वेश्चन ही बन पा रहा है वहां पे। तो आप समझे मेरी बात। अगली बात, What does the author mean by ascetic life in the passage, वो हम देखेंगे। हमें पता है, देखिए वो कैब उतनी आपको आनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पेपर्स आगे वो कैब के हम पेपर्स लाएंगे, डिस्कशंस लाएंगे, वहाँ से हम सीखेंगे। लेकिन एस्केटिक का मीनिंग कहीं ना कहीं हम सन्यासी मीन्स सादगी भरी जिंदगी की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल और मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है दोस्तों, मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है शर्मिंदगी भरी जिंदगी। मॉर्टिफिकेशन का मीनिंग होता है शर्मिंदगी, जिसे हम बोलते हैं एम्बैरसमेंट और शेम। तो वो हम वोकैब अभी साथ में देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। फिलहाल हमें पॉइंट समझने क्या है। अब हमें ये समझ आया कि कुल मिला के इस थीम के अंदर, अगर हम इस थीम को देखें तो इस थीम में हमें केवल एक बात समझ आई। इस थीम में हमें यह समझ आया कि जब अगर हमने थीम देखी तो इस थीम का 2 चीजें हमें थीम में समझ आई। एक हमें समझ आया बात पॉवर्टी पे चल रही है, ये थीम आप नोट कर सकते हो वहां, और फिर उसी से जोड़ के आप इस पैसेज को पढ़ो। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपके यही 2 रेफरेंस होने चाहिए और कोई रेफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात हमने बात करी, एक वर्ड जिसको हमने बोला है एस्केटिक। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को आपने ये बना लिए, ये पॉइंट्स आपने अपने पास रख लिए, अब आप इन पॉइंट्स को माइंड में रख के इसको पढ़िए, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। अब मैंने कहा पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। अब मेरी आप बात समझिए, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आगे देखेंगे या जब आप शेयर करेंगे आपके दोस्त वगैरह देखेंगे, तो आप एक पॉइंट मेरा याद रखना। देखिए, इंग्लिश को पढ़ते समय ये कहीं नहीं लिखा कि उसका आप हिंदी मीनिंग निकालिए, कहीं नहीं लिखा होता, कहीं भी नहीं लिखा। इंग्लिश में कहाँ लिखा है कि हिंदी निकालने से आप इंग्लिश बना सकते हैं, आप बताइए। तो बेटर है मेरा ये कहना आपसे, जब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, वो आपके माइंड में बैठे हुए हैं, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को क्या करते हुए, रिलेट करते हुए अपनी थीम से और डायरेक्ट आगे पढ़ते चले जाएं। उसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल ना निकालें। आप बताइए, एरर्स में कहाँ लिखा है कि हिंदी निकालने से एरर बन सकती है? आप लगाए कभी? हिंदी से नहीं लगेंगे, वो ग्रामर के कंसेप्ट से लगेंगे। अब देखिए, यहां मैंने लिखा पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो अगर मैं बात करूं दूसरी चीज, आप पैसेज को उतना ही पढ़िए जितनी आपको जरूरत है, केवल वहां छोड़ के जहां पर आपको वो पैसेज में ऐसे बोल दे ऑथर का मीनिंग क्या है इस वर्ड से, उसका वो उसमें थीम क्या देना चाहता है। अगर आपको याद रखिए, मेरा पॉइंट समझ लेना अच्छे से, ये मैं पैसेज में आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, और ये आगे हम जब अच्छे लेवल के बैंकिंग के, एसएससी के या बड़े लेवल के पैसेज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें काम आएंगी। जब किसी सेंटेंस के अंदर थीम जैसा वर्ड यूज़ हो जाए तो याद रखना, उसको निकालने के लिए या तो इन क्वेश्चंस को पकड़िए, क्वेश्चन और क्वेश्चन के अंदर आंसर में ही सब कुछ छुपा हुआ है, या फिर लास्ट की 2 या 3 लाइन, अगर बड़ा पैसेज है तो आप लास्ट की 2 लाइन कवर करिए और आपका आंसर बिल्कुल आपको सेफ मिलेगा। क्योंकि लास्ट की 2 या 3 ही जो पैसेज की लाइंस हैं वो आपको ये कंक्लूड कर देंगे कि सेंटेंस की थीम क्या होगी। रादर आप उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ रहे हो, लेकिन ये कब होना चाहिए? ये आपका जब होगा जब आपने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हों और उसके पॉइंट्स आपको क्लियर हों कि इस थीम को लेकर आप यहाँ पर बातें करने जा रहे हैं। अब मेरी बात समझना, हमने अभी बात करी थी द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, इट इज पर्सनली आई डिसलाइक।
द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो ये जो राइटर ये आई खुद की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इसकी कैसी ओपिनियन है? पर्सनल ओपिनियन है। डिड आई मेक इट क्लियर? पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यानी कि ये इसकी कैसी ओपिनियन है? पर्सनल ओपिनियन है। ये बात आपको समझ आती है? अगर आपको ये बात समझ आती है तो चलिए आप इसको आगे देखते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, इतने आप लोग देखिए इसको। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है टू हुम द एस्केटिक लाइफ मे बी सुटेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हमें देखना है तो पहले हम फिर पैसेज पे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये जान लिया कि पर्सनली मतलब पर्सनल ओपिनियन, यानी कि मेरी ओपिनियन है कि मुझे क्या पसंद नहीं है, प्रेज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट, टू हुम द एस्केटिक लाइफ मे बी सुटेबल। अब इस बात को समझने के लिए समझना, आई डू नॉट थिंक, फिर मैं कह रहा हूं हिंदी मत निकालना, जहां क्वेश्चन का आंसर मिले बस वहीं रुक जाना, वहीं से कंक्लूड करना और आंसर दे देना। एक एक वर्ड की हिंदी मत निकालते रहना, नहीं तो कुछ नहीं निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं कर पाओगे, पूरे पैसेज की हिंदी बनाते रहोगे और अपना काम निकल जाएगा। मुझे ये क्वेश्चंस पता हो और मुझे इतना पता हो कि मुझे बात केवल पॉवर्टी और एस्केटिसिज्म पे करनी है, इससे ज्यादा मुझे तीसरी बात नहीं करनी। आइए, टू होम द एस्केटिक लाइफ में बी सुटेबल देखते हैं। आई डोंट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल एंड दे ought टू बी abolished, nor do I appreciate the ascetic life as a social ideal, though it may suit individuals। आप पॉइंट समझना, क्वेश्चन है टू whom the ascetic life may be suitable। साफ साफ लिखा है किसके लिए सुटेबल हो सकती है ऐसी संयम या सादगी भरी जिंदगी, किसके लिए हो सकती है? आप देख लिए, ascetic life as nor do I appreciate the ascetic life as a social ideal, it may suit इंडिविजुअल्स। तो किसके लिए अच्छी हो सकती है एस्केटिक लाइफ? किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल की। तो पॉइंट समझ आया दोस्तों आपको? तो हमने कहा टू हुम द एस्केटिक लाइफ में भी कैसी हो सकती है? टू हुम द एस्केटिक लाइफ में भी सुटेबल। तो किसके लिए सुटेबल हो सकती है? इंडिविजुअल्स के लिए। उसने साफ साफ दिया है इट में एस्केटिक लाइफ एज अ सोशल आइडियल, दो इट में सूट इंडिविजुअल्स। पॉइंट समझ आता है दोस्तों? इतना पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। इसके बाद आगे आने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। उसने बोला व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ इन द पैसेज। अब यहां इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? तो देखिए यहां हमें समझना है, तो हमें कुल मिला के एक्चुअल में उसको ये बताना है कि इस वर्ड का मीनिंग आप इस पैसेज के थ्रू क्या कन्वे कराना चाह रहे हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना और ना उससे ज्यादा वो आपसे पूछना चाहता। चलिए देखते हैं व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ इन द पैसेज। अब समझते हैं दोस्तों। देखिए यहां पे आप इस रेफरेंस को समझने की कोशिश करना, और यहां पे मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देना चाहता हूं। पहले मैं इसको पूरे को रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको अपने तरीके से पूरे कंसेप्ट को समझाता हूं, उसको आप समझना। सबसे पहले देखिए यार, वोकैब का आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पैसेज कर रहे होंगे और वैसे भी आपके एग्जाम्स में वोकैब वगैरह बहुत आती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बहुत ज़्यादा वोकैब आती है, तो वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ समझने की बात क्या है, उसने बोला व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ इन द पैसेज। देख लेते हैं। तो हमने बोला नॉर डू आई अप्रिशिएट द एस्केटिक लाइफ एज अ सोशल आइडियल। मत समझना मेरी बात को, ना तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सोशल लाइफ को, क्या उसको एस्केटिक लाइफ को एज अ सोशल आइडियल, तो इट में सूट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल कर सकती है जहां कि मुझे एस्केटिक का मतलब पता है साधु या सन्यासी या सिंप्लिसिटी वाली जिंदगी की बात हो रही है। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी। देखिए वही चीज आगे निकल गए। आई अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड करता हूं और अप्रिशिएट किसको कर रहा हूं? सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी।
यहां आप क्या पॉइंट समझ रहे हैं, यहां बात ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, आपका इसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ऑथर कैसे सोचता है, आप ये मत सोच लेना कि एस्केटिक का मतलब हो गया साधु या सन्यासी या सादगी भरी जिंदगी, तो आप उठा के सिंप्लिसिटी लगा दो। उसने कहा व्हाट इज द ऑथर मीन, ये क्या सोच रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी अपनी बताया था, आपको जो भी करना है वो इस पैसेज या जो रेफरेंस या जो कंटेक्स्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अपने अकॉर्डिंग आपको कुछ ना तो सोचना है और ना आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप पेपर देने आए हो और पेपर में जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उसका आंसर देना अपने दिमाग से बनाना है, तो फिर तो आप बहुत कुछ कर लोगे, तो हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो पॉइंट क्या कहता है हमें, इस पैसेज में जहां एस्केटिक लाइफ वर्ड लिखा है, इसका पैसेज में क्या मीन है, किसके अकॉर्डिंग, ऑथर के। ठीक है, तो ऑथर ये कहता है एस्केटिक का मतलब वो अंडरस्टैंड करता और एप्रिशिएट तो करता है सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी और सेल्फ कंट्रोल को, बट कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन लग गई, लेकिन उसे नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, पर ये भी नहीं कि बॉडी को क्या कर लो, टॉर्चर कर लो। ठीक है दोस्तों, आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट्स हैव ऑल्सो टू बी ट्रेन्ड एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, उनको भी ट्रेन करना चाहिए माइंड बॉडी को, और किस में रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में। इट वुड बी एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग होता है इररेलेवेंट, बेतुका, असंगत। इट वुड बी एब्सर्ड टू एक्सपेक्ट, ये इररेलेवेंट होगा क्या, टू एक्सपेक्ट दैट अ पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव कैन एंड्योर मच सफरिंग और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक ए हीरो व्हेन क्राइसिस कम्स। To be in good moral condition requires as much training to be in physical health। तो एक बात तो मुझे समझ आती है दोस्तों, यहां पर मुझे जो समझ आई बात, वो इतनी सी बात समझ आई कि जो हमारा ऑथर है, हमारा जो ऑथर है उसका कहने का मीनिंग क्या है। आपको क्या समझ आ रहा है, मुझे जो बात समझ आ रही है और आपने भी जो इसको पढ़ा, उसका कहने का मतलब ये है कि सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी और सेल्फ कंट्रोल अच्छी तो चीज है, बट ये भी नहीं कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा क्या कर दो, टॉर्चर कर दो। अब यहां समझना, देखो ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ, इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने साफ साफ बोला आई अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट सिंप्लिसिटी और इक्वालिटी। अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट दोनों वर्ड्स लगा दिए, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए। क्यों? क्योंकि अगर उसे इससे मीनिंग होता दोनों वर्ड से एक साथ न देते, और वहीं उसने ऑप्शन दे दिया और वही यहां हो गए, ये दोनों तो वैसे ही कट गए, इनको हटा दो। अब बचे अपने पास दो, सेल्फ कंट्रोल और मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी, ये भी हट गया सेल्फ कंट्रोल। मैं इसीलिए कहता हूं एग्जाम आपको हिंट हमेशा देगा। अब बचा क्या ऑप्शन, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी, उठाओ और आंसर लगा दो। क्या आंसर हो गया, मॉर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अब इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं मॉर्टिफिकेशन का, मैंने अभी बताया भी होगा शायद आपको। मॉर्टिफिकेशन का मीनिंग होता है एम्बैरसमेंट और शेम, जिसको बोलते हैं शर्मिंदगी, एम्बैरसमेंट और शेम। कुल मिलाकर ऑथर ये कहना चाहता है कि एस्केटिक लाइफ का मतलब उसके लिए कुछ नहीं है, शरीर को ज्यादा कष्ट देने का मतलब है शर्मिंदगी भरी जिंदगी जीना। ये साधु सन्यासी वाला हिसाब, इसका रेफरेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आपको ये बात समझ आई है और ये पैसेज का कंसेप्ट समझ आया, तो अभी हम आगे बहुत अच्छे अच्छे पैसेज डिस्कस करेंगे। वहां पर हमें एक ही काम करना है, स्पेशली जब हम बैंकिंग और एसएससी के पैसेजेस की बात करें, कि आपको सबसे पहले इन तीनों को पढ़ना है। जैसे ही आपने इनको रीड कर लिया, उसको रीड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसमें से थीम को बाहर निकालना है, और थीम से आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं जितने भी बनते हैं, और उन पॉइंट्स को बनाने के बाद फिर आपको पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद वो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठे हुए इस थीम से रिलेटेड, वहाँ से आप क्वेश्चन को जोड़ते चले जाइए और निकल जाइए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा पैसेज में करने के लिए कुछ भी नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। अब देखिए यहां भी समझने की क्या बात है, ये जो लिखा ना कुड रिप्लेस, तो कुड रिप्लेस का मतलब वो यहां पे कहना क्या चाह रहा है, आप समझ रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो वर्ड है एब्सर्ड, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। समझे आप मेरी बात को। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो वर्ड एब्सर्ड लिखा है, इसका सिनोनिम क्या बन सकता है यहां पे। ठीक है, समझते हैं। तो यहां पे जो वर्ड लिखा है एब्सर्ड, इसका उसने क्या पूछा हमसे, कुड रिप्लेस, मीन्स हो सकता है इसको रिप्लेस कर दे और इसका क्या बन जाए एब्सर्ड का
सिनोनिम्स, सिनोनिम बोल दीजिए, एक सिंगल वर्ड है, कोई इशू नहीं है। चलिए देखते हैं। अब यहां आपको क्या समझना है, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा, इस बात पे फोकस करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए आप जब भी किसी एग्जाम का कोई पेपर देते हैं, चाहे उसमें आपके फिलर्स हों, फिल इन द ब्लैंक्स हों, चाहे आपके एंटोनिम सिनोनिम्स हों, चाहे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वन वर्ड तो खैर हटा ही दीजिए क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वर्ड होगा जो उसके लिए यूज हुआ होगा कंटेक्स्ट के लिए। लेकिन अगर आप जैसे आपको किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये सारी चीज़ें अगर आपको सर्च करनी हो, ढूंढनी हो और निकालनी हो, तो इनका एक तरीका समझिएगा आप, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो क्या कहता है, जैसे मैंने कहा, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो देखिए यहां पे मैंने वर्ड लिखा एब्सर्ड, ठीक है दोस्तों, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा एब्सर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है असंगत, बेतुका, इररेलेवेंट, इलॉजिकल। तो आप मेरी बात समझे, इसका मीनिंग क्या होता है? इलॉजिकल या इररेलेवेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है? इलॉजिकल या इररेलेवेंट। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये वर्ड आपको जो नेचर में नेगेटिव सेंस का वर्ड लग रहा है कि पॉजिटिव सेंस का वर्ड लग रहा है? बताइए। ये जो वर्ड है इसकी नेचर मुझे कैसी दिख रही है? नेगेटिव सेंस, यानी कि असंगत या बेतुका, इलॉजिकल और इररेलेवेंट, ये इसका क्या है? नेगेटिव सेंस का वर्ड है। अब यहां समझना है, ये जो आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो चार ऑप्शंस आपको गिवन है, क्या ये चारों के चारों ऑप्शंस आपके नेगेटिव सेंस के हैं? अगर ये चारों नेगेटिव सेंस के हैं तो फिर हमको सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा उस तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए एक या दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन या एक भी नहीं, जो भी है, ऐसा मिल जाता है जो रिप्लेस करने की जगह पे अगर ये वर्ड नेगेटिव सेंस का और वो पॉजिटिव सेंस के हो जाए, तो वो हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए, रीजनेबल, ठीक है, हमने वर्ड यूज करा रीजनेबल, और रीजनेबल का अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पर्याप्त या उचित, यानी कि ये एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। या आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है, जो कि आंसर कभी हो ही नहीं सकता। आगे, कॉन्ग्रुअस, ठीक है, कॉन्ग्रुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है किसी चीज को आपको किसके साथ करना? हार्मोनी के साथ। हार्मोनी का मतलब हो गया अनुरूप, जैसे आप किसी चीज के क्या हो, आप उसको मतलब हार्मोनी मतलब हो गया सबके साथ लेके चलना। तो कॉन्ग्रुअस वर्ड का जो मीनिंग है उसका सेंस भी कैसा है? पॉजिटिव है। ये भी आंसर नहीं हो सकता। समझ रहे? किसी चीज में सबके साथ हार्मोनी है, एग्रीमेंट या अनुरूप होकर चलना उस चीज के, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिंपल, तो वैसे भी आप सबको पता ही है पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद बात किसकी आती है? सिली। साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिली जो वर्ड होता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक नेगेटिव सेंस वर्ड है, तो आपको ज़्यादा सोचने वोचने की जरूरत है ही नहीं, उठाओ और इसको आंसर लगा दो। तो एक ऐसा वर्ड है, सिली, नेगेटिव सेंस वर्ड है, आप उठाओ और आंसर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके जो एब्सर्ड है, इररेलेवेंट, बेतुका, इलॉजिकल, इसका सिनोनिम कौन हो गया? सिली। ठीक है, कॉन्ग्रुअस हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? कॉन्ग्रुअस के अंदर होती है हार्मोनी, HARMONY। ठीक है दोस्तों, हार्मोनी का मतलब होता है अनुरूप, किसी का अनुकूल होकर चलना। रीजनेबल आपको पता है, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब यहां समझते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब हमें कौन सा वर्ड देखना जो कैसा स्पेल्ट हो? इनकरेक्टली। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। चलिए देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला वर्ड लिखा है सेपरेट। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको देखते हैं।
चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सेपरेट, सेकंड वर्ड है अकर, थर्ड है रिसीव और फोर्थ है एकोमोडेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अकर का मीनिंग आप सब जानते हैं, टू हैपन, होना, हैपनिंग्स, चीजों के हैपनिंग होना, अकरेंस। ठीक है दोस्तों, अकर का मीनिंग आप सबको पता है, टू हैपन, OCCUR, बिल्कुल सही वर्ड है। ठीक है, हमें पूछा इनकरेक्टली। ठीक है, देन रिसीव। देखिए मैं आपको बता दूं, ग्रामर के अंदर सबसे अच्छे अगर मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं तो उनमें से कुछ एक ये हैं, आप इनको समझना। जैसे एक वर्ड है रिसीव, REC, क्या दिया है इसने, EIVE, रिसीव, और एक इसने दिया है डिसीव, DECEIVE। ये दोनों वर्ड्स मैक्सिमम टाइम्स बन जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए हैं और आगे भी अपकमिंग एग्जाम्स में बनने का इनका खतरा रहता है। ये दोनों वर्ड्स मिसस्पेल्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन पे आप ध्यान देना। देखो रिसीव की स्पेलिंग वो ऐसे बना देगा, RECIEVE, जो कि एकदम गलत है। तो रिसीव और डिसीव, इन दोनों की यही स्पेलिंग है, RECEIVE और DECEIVE, ये दोनों स्पेलिंग रिसीव और डिसीव की हैं। और रिसीव करना आप समझ रहे हैं, डिसीव का मीनिंग होता है टू डिसीव, धोखा देना, किसी को धोखा दे देना। तो मीन समझे दोस्तों आप। तो यहाँ पे आप ये समझे कि रिसीव की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, RECEIVE। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेट। देखिए इस वर्ड को भी मिसस्पेल्ड में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इनके आप नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये वर्ड्स घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। जैसे वर्ड है एकोमोडेट, तो यहां पे आपको क्या समझना है, देखिए ACCOMODATE फर्स्ट वर्ड, ACOMMODATE सेकंड, ये दोनों वर्ड्स दे दिए जाते हैं मिसस्पेल्ड में एकोमोडेट के, जो कि दोनों ही सरासर क्या हैं, गलत हैं। तो एकोमोडेट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ACCOMMODATE, एकोमोडेट। पॉइंट समझ रहे हैं दोस्तों, एकोमोडेशन समझते हैं ना, किसी के रहने के लिए जगह, समझ रहे, तो वही है एकोमोडेट। ये कैसे यूज हो गया है, वर्ब की तरह, और वो क्या है, एकोमोडेशन, नाउन है। समझ गए। तो दोस्तों एकोमोडेट का मीनिंग होता है स्पेस फॉर समथिंग टू स्टे। आप समझ रहे हैं ना, किसी के ठहरने के लिए जगह जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेट। समझ गए। और फिर याद रखना अकर की स्पेलिंग अगेन OCCUR, रिसीव RECEIVE, DECEIVE डिसीव, ACCOMMODATE एकोमोडेट। अगर आपने देख लिया हो तो चलिए मैं इसको रफ करके नेक्स्ट वाला आपको एक बार बता देता हूं, उसको आप देखिएगा। चलिए यहां पे हम समझते हैं। अब हमारे पास वर्ड जो बचा वो है सेपरेट। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ये वर्ड है सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। समझे आप लोग। तो इसकी स्पेलिंग है SEPARATE, जबकि उसने क्या दिया है, SEPE। उसने यहां पे हमें क्या दिया है, SEPE, SEPE। तो यहाँ पे हमारा मिस स्पेल्ड में जो हमारा स्पेलिंग है वो कौन सी गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा हो गया हमारा, सेपरेट। पॉइंट समझ आया दोस्तों आप लोगों को। चलिए आगे निकलते हैं। आगे उसने बोला है चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। देखें, चलिए देखते हैं। हमने कहा जेस्ट, ZEST, जेस्ट। फिर समझना, उसने कहा है नियरेस्ट, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, सिनोनिम्स की, ना कि एंटोनिम्स की। अब समझना, जेस्ट का मीनिंग सबको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। जेस्ट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जेस्ट का मीनिंग क्या हो, उत्साही,
उत्साही होता है इसका मीनिंग, समझ रहे हैं आप। अब देखिए जेस्ट का मीनिंग पैशन, पैशनेट बिल्कुल सिनोनिम होगा, नियरेस्ट इन मीनिंग होगा, ठीक है दोस्तों। अपैथी आप समझिए, लेजी और बोरडॉम, इन तीनों वर्ड्स को आप देखना, जेस्ट एक पॉजिटिव सेंस वर्ड है, उत्साही, और उसका बहुत अच्छा मीनिंग पैशन दे रहा है आपको, पैशनेट। लेकिन अगर आप इन तीन वर्ड्स को देखें, अपैथी, लेजी और बोरडॉम, तो ये तीनों ही वर्ड्स नेगेटिव सेंस है। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, एनुई, ई, इसके समझना मैं आपको कुछ एक अच्छे वर्ड्स बता देता हूँ, आप उनको देख लीजिएगा, आपके काम आएंगे, नोट कर लीजिएगा, वोकैब काम आने वाली है। अब समझना, जैसे हमने कहा चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग, तो जेस्ट हमारा कैसा वर्ड मिला हमें, एक पॉजिटिव सेंस वर्ड, और पॉजिटिव सेंस वर्ड हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है पैशन, और पैशन हमारा पॉजिटिव सेंस वर्ड है, इसलिए ये तो हो गया इसका आंसर। अब हम बातें करते हैं इन तीनों वर्ड्स की, चलिए इनको समझते हैं एक बार क्या है, यहाँ पे देखते हैं इनको। यहां हमारे पास एक वर्ड यूज हुआ है अपैथी, ठीक है। अपैथी का मैंने आपको मीनिंग बता ही दिया। अपैथी का मीनिंग होता है उदासीनता, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मीनिंग होता है उदासीनता। पॉइंट क्लियर है आपके पास। अब इसके सिनोनिम्स देख लीजिए, कुछ एक अच्छे सिनोनिम्स जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं अपैथी के। तो देखिए अपैथी का एक सिनोनिम तो लेजी ही हो गया, एक सिनोनिम इसका लेजी हो गया, एक सिनोनिम इसका आपका ये बोर डाउन हो गया, ठीक है, एक सिनोनिम इसका हो गया इनुई, उदासीनता इसको बोलते हैं, एक सिनोनिम है इसका इंडिफरेंस, इंडिफरेंस ये भी इसका मीनिंग है, INDIFFERENC, इंडिफरेंस भी इसी का एक सिनोनिम है। तो आप मेरा पॉइंट समझे मैंने क्या बताया। तो यहाँ पे हमारा लेजी, बोर्डम, इनुई, इंडिफरेंस, ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स हो गए, अपैथी के, उदासीनता के। और ये देखिए अपैथी कैसा वर्ड है, उदासीनता, निगेटिव सेंस वर्ड है, तो सिनोनिम इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बात किसकी करी है, नियरेस्ट वर्ड की करी है, इसलिए हमारा आंसर जेस्ट का क्या हो गया, पैशन। क्लियर है, आगे आते हैं। अगली अगर हम बातें करें, देखिए नोट कर लीजिए आप लोग, इतना मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएंगे। मैं जो वोकैब वगैरह आपको बता रहा हूँ इन सबको नोट कर लीजिए, ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये सब चीज़ें। देखिए चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग मीन्स अब की बार हमको क्या ढूंढना है, यहां पे हमें क्या ढूंढना था, नियरेस्ट, तो नियरेस्ट फाइंड आउट करना था, मतलब हमारा क्या था, सिनोनिम, और यहां पे हमारा अपोजिट में क्या हो गया, एंटोनिम। अब हमें अपोजिट ढूंढना है, मीन्स हमको एंटोनिम ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम वर्ड देख लेते हैं क्या है, उसके बाद उसके मीनिंग देख लेंगे, बन जाएगा सीधा सीधा। तो जेस्ट जो वर्ड था इसका मीनिंग आपको पता ही था, उत्साह, पैशन, हो ही गया। अब हम इसका अपोजिट ढूंढ लेते हैं, हमने वर्ड यूज करा एम्बेलिश, तो ये जो वर्ड है ना एम्बेलिश, ठीक है, इसका जो मीनिंग है इसको देखते हैं एक बार क्या है। देखिए ये जो वर्ड हमने यूज करा है ना एम्बेलिश, इसका मीनिंग समझना आप क्या है। एम्बेलिश का मीनिंग होता है दोस्तों किसी चीज को की सजावट करना, जिसको मैं हिंदी में बोल दूं एम्बेलिशमेंट, यानी कि सजावट। देखिए अगर मैं एम्बेलिशमेंट लगा देता है MENT, तो वो सफिक्स लगने के बाद ये वर्ड नाउन बन जाता, तो वो सजावट करना वगैरह वो सब हो जाते हैं, वो हिंदी से मतलब नहीं, मैं आपको इंग्लिश में मीनिंग बताऊंगा एक्चुअल में क्या है। अभी ये वर्ड वर्ब की तरह यूज हुआ है, अगर इसको आपको नाउन बनाना है तो इसका आगे MENT लगा दीजिए, वो नाउन बन जाएगा। कैसे, वो समय आने पर हम सीखेंगे। तो अभी हमने बोला एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब होती है सजावट, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ आता है तो इसके मीनिंग्स देख लेते हैं, एम्बेलिश के क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसका सिनोनिम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एम्बेलिश का एक मीनिंग होता है डेकोरेट, या बहुत अच्छे से तैयार करते चलना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सिनोनिम्स जो है इसके थ्रू आपके कुछ एक अच्छे सिनोनिम्स भी तैयार हो जाएंगे, और आपको चीजों में क्या भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी। तो आपको अगर ये करने हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करते चलिए, कभी दिक्कत हो जाए आप लोगों को, ठीक है।
ठीक है, देखिए एक तो मीनिंग हो गया एम्बेलिश का क्या, डेकोरेट। अगला मीनिंग क्या हो सकता है, ऑर्नामेंट। ये भी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, सजावट के लिए। डेकोरेट, ऑर्नामेंट, एडोर्न, ये भी इसी का है, लिखते चलिए। डेकोरेट, ऑर्नामेंट, एडोर्न, गार्निश। गार्निश का मीनिंग भी सजाना ही होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एम्बेलिश के सिनोनिम्स। नोट करिए, एम्बेलिश के मीन सजावट, सजावट के मीनिंग क्या क्या हो गए, डेकोरेट, ऑर्नामेंट, अडोर्न, गार्निश। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके देखते हैं आंसर्स। चलिए अब देख लेते हैं इसको। हमारे पास एम्बेलिश जो वर्ड है, जो हमारे पास ये वर्ड एम्बेलिश है, इसके हमारे मीनिंग सजावट है, और ये डेकोरेट, ऑर्नामेंट, एडोर्न और गार्निश है। मीनिंग हमें एक बात यहां समझ आ गई कि ये वर्ड हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंस वर्ड है। कैसा सेंस है इस वर्ड का, पॉजिटिव सेंस है। अब समझते हैं सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है। सेक्रीफाइस का मीनिंग आप सबको पता है, क्या होता है, बलिदान दे देना। या देखिए इसमें भी आप लिखते चलिए, आपके काम आएंगे, हैंड टू हैंड बहुत अच्छे अच्छे वोकैब के वर्ड्स हैं, ये तो सब नोट हो ही गया होगा। अब देखिए पहले इन वोकैब को एक बार तैयार कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड बना सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मीनिंग आप सब जानते हैं क्या होता है, बलिदान देना। ठीक है ना, सेक्रीफाइस कर देना, उसने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, उसने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया। तो देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, टू गिव अप, टू गिव अप। गिव अप का मीनिंग होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। अबंडन, अबंडन का मीनिंग भी यही होता है, क्या कर देना, गिव अप, त्याग देना। इसके बाद हमारा होता है दोस्तों एक और सिनोनिम होता है, इसका देख लेते हैं, फॉरगो। ये भी इसका एक बड़ा अच्छा सिनोनिम है, फॉरगो। फॉरगो का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। एक और वर्ड है इसके लिए बड़ा अच्छा, रिनाउंस। ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, रिनाउंस कर देना, त्याग देना। और दोस्तों एक चीज और समझना, इसी सैक्रिफाइस का एक और सिनोनिम है, फॉरफिट। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स किसके हो गए, सैक्रिफाइस के। तो यहां हम क्या समझे, सैक्रिफाइस का मीनिंग होता है बलिदान देना, और टू गिव अप, अबंडन, फॉरगो, रिनाउंस और फॉरफिट, ये सारे सिनोनिम्स किसके हो गए, सैक्रिफाइस के। इसका मीनिंग हमें एक बात समझ आई दोस्तों, वो हमें ये समझ आया कि ये जो वर्ड सैक्रिफाइस है, समझना पहली बात तो ये इसका अपोजिट हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके जो मीनिंग है वो ये हैं, और जबकि एम्बेलिश का मीनिंग होता है सजाना। ठीक है, अब जो अपोजिट की बात कर रहे हैं, सॉरी हम अपोजिट की बात करें, तो देखिए सैक्रिफाइस होने से रहा, और सैक्रिफाइस और फॉरफिट एक दूसरे के सिनोनिम से, यानी कि आंसर ये भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखिए एम्बेलिश का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, सजावट, तो यानी कि ये एक पॉजिटिव सेंस वर्ड है, और हमें कैसा सेंस चाहिए इसके लिए, नेगेटिव सेंस वर्ड चाहिए। जबकि सैक्रिफाइस तो एक पॉजिटिव सेंस वर्ड है, और फॉरफिट भी एक पॉजिटिव सेंस वर्ड है। अगर आप देखें बलिदान देना या त्याग करना किसी चीज़ के लिए तो पॉजिटिव सेंस है, तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे भी बाहर निकल गए। अब हमारे पास फिर दो ऑप्शन बचे, एक बचा इंडिक्ट और एक बचा डिसफिगर। इनको देख लीजिए। अब अगर हम बात करें इंडिक्ट की, तो इंडिक्ट का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए इस वर्ड को समझना, इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड का क्या मीनिंग होता है ये देखते हैं दोस्तों। इंडिक्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है किसी के ऊपर क्या लगा देना,
चार्ज लगा देना या अभियोग लगा देना या किसी के ऊपर दोष लगा देना। इंडिक्टमेंट, दोष लगाना, दोष सिद्धि, दोष लगा देना किसी के ऊपर, या चार्ज लगाना किसी को, या अभियोग लगाना, दोष लगाना या अभियोग लगाना, किसी के ऊपर दोष लगाना या अभियोग लगाना। अब अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप एक चीज समझना, इंडिक्ट का मतलब किसी पे दोष या अभियोग लगाना, इसका मतलब आप कह सकते हैं टू चार्ज समवन। टू चार्ज मीन्स दोष लगा देना किसी के ऊपर, या एक्यूज, टू एक्यूज, आरोपी बना देना किसी चीज का। तो इसके सिनोनिम्स हो गए इंडिक्ट के, क्या क्या हो गए? टू चार्ज या टू एक्यूज, किसके? इंडिक्ट के। क्लियर हुआ आपको? तो अब देख लेते हैं क्या बचा। अब हमारे पास बचा क्या वर्ड? डिसफिगर। तो अगर आपको ये एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो हमें ये बात समझ आ गई, हमने इतने वर्ड्स के मीनिंग देख लिए हैं। अब पहले हम इनको क्लियर करते हैं, फिर हम इनके आगे सोचेंगे। चलिए, तो देखिए सोचने वाली बात क्या है हमारे पास। जो वर्ड था एम्बेलिश, जो वर्ड था एम्बेलिश, इसका मीनिंग था, जो वर्ड एम्बेलिश था उसका एक में एम्बेलिश का मतलब था सजाना, और सजाना अगर इसका मीनिंग था तो इसका सैक्रिफाइस हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एम्बेलिश एक पॉजिटिव सेंस वर्ड था और सैक्रिफाइस भी एक पॉजिटिव सेंस वर्ड है, मीनिंग हो नहीं सकता। नेक्स्ट, फॉरफिट सैक्रिफाइस का सिनोनिम्स है, ये बात हम कर चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। एंटोनिम, अपोजिट की बात हो रही है। फिर इंडिक्ट का मतलब है किसी के ऊपर आरोप लगा देना, उसका सजाने के अपोजिट होने से कोई मीनिंग नहीं है। जबकि हाँ, ये बात अच्छा है कि हम ये कह सकते हैं ये एक नेगेटिव सेंस वर्ड तो है। इंडिक्ट का मतलब किसी पर आरोप लगाना या दोष लगाना, बट ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता एम्बेलिश का। एम्बेलिश का एंटोनिम क्या बचा? डिसफिगर। तो आप देखो ना, फिगर वर्ड का मतलब तो आप खुद ही समझ रहे हो, फिगर तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। और इसके आगे आपने क्या लगा दिया? डिसफिगर। और जब आपने डिसफिगर बोल दिया, इसका मतलब होता है किसी चीज का रूप बिगाड़ देना। तो डिसफिगर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का रूप क्या कर देना? बिगाड़ देना। जिससे हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें डिसफिगर की, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये आप समझना। अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिसफिगर वर्ड की बात करता हूं, अगर मैं डिसफिगर वर्ड की बात करता हूं तो इसके क्या क्या मीनिंग निकलेंगे ये समझना। पहला जो मीनिंग होगा वो होगा स्पॉइल, जो दूसरा मीनिंग होगा वो होगा डिफेस, बिगाड़ देना। थर्ड जो मीनिंग होगा वो होगा वेंडेलाइज्ड, थर्ड जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? वेंडेलाइज। और फोर्थ जो मीनिंग होगा वो होगा डिफॉर्म। समझ आया दोस्तों? तो कुल मिला के ये जो वर्ड है डिसफिगर, इसके ये मीनिंग्स होंगे स्पॉइल, डिफेस, वेंडेलाइज और डिफॉर्म। ये सारे मीनिंग किसके हो गए? डिसफिगर के। समझ आया आपको? तो कुल मिला के हमारा जो वर्ड एम्बेलिश था उसका जो मीनिंग बना वो क्या बना? डिसफिगर। ये पॉजिटिव सेंस और ये नेगेटिव सेंस। वो सजा दिया और उसने उसको क्या कर दिया? बेकार कर दिया, उसका बर्बाद कर दिया, या उसका क्या कर दिया? रूप विकृत कर दिया या बेकार कर दिया। चलिए, अगर आपको यहां तक बात समझ आती है इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहां पे क्वेश्चन है अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आपको दिख रहा होगा नीचे, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन,
ठीक है। तो जो चूंकि वन वर्ड है तो वन वर्ड का तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही मीनिंग होना, वहां आप ज्यादा सोच ही नहीं सकते और ना हो सकता। तो उसने बोला अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो वेल एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन है उसके उसने कितने ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है, इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफिसर, तो ऑफिसर जो वर्ड है वो वेल एक्सपीरियंस पर्सन का सिनोनिम नहीं हो सकता, आप सब जानते हैं। सीनियर कोई मतलब नहीं है, ये प्रायोरिटी है, इसका वेल एक्सपीरियंस से कोई लेना देना है ही नहीं। देन अप्रेंटिस और वेटेरन, इसको समझना, चूंकि आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं उसको सेटिंग करूंगा तो ये नीचे का आपका हट जाएगा, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन, ऑफिसर, सीनियर, अप्रेंटिस और वेटेरन। ठीक है, समझते हैं। तो यहां पे हमें समझना क्या, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हट जाएगा तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगा, तो आपको दिखेगा नहीं और फिर आपको दिक्कत होगी। तो देखिए, पहली बात, जो अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसको हम वन वर्ड में बोलते हैं वेटेरन, VETERAN। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेरन। तो अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होता है वो कौन होता है, वेटेरन, VETERAN। वेटेरन मीन्स होते हैं हाईली एक्सपीरियंस पीपल जो होते हैं, पर्सन जो होते हैं। तो अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन कौन हो गया, वेटरन। अब ऑफिसर और सीनियर के सिनोनिम्स मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, बहुत अच्छे से पता है। नाउ बात करते हैं किसकी, अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस की बातें करते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, हमारे पास वर्ड था अप्रेंटिस, हमारा क्या वर्ड है, अप्रेंटिस। अब आप जानते भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक किया है, एमबीए किया है या ग्रेजुएशन वगैरह की है, कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अप्रेंटिस होती है। और ये अप्रेंटिस किसकी होती है, कौन होते हैं, बिगनर्स की। तो इसका मीनिंग आप समझे क्या है, अप्रेंटिस का मीनिंग होता है दोस्तों, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो नौसिखिया। जो अप्रेंटिस वर्ड है इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, नौसिखिया। आप 2 मिनट इसको देखिए, मैं 2 मिनट में आता हूं दोस्तों, 2 मिनट दीजिए आप लोग मुझे, आप लोग इसको देखिए, शायद मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग मुझे, आप इसको देखते रहिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलिए, तो हमने बोला अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, नौसिखिया। तो नौसिखिया जो वर्ड है इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, जो हमारा नौसिखिया इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम नंबर 1 होता है नोविस, ये बहुत अच्छा सिनोनिम है किसका, अप्रेंटिस का। देन एक वर्ड होता है नोविस का, क्या होता है, नोविस। एक होता है टायरो, ये टायरो भी क्या होता है, अप्रेंटिस, नौसिखिया। और एक और बड़ा अच्छा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं नियोफाइट। ये तीनों ही वर्ड्स किसके सिनोनिम्स हैं, अप्रेंटिस के। तो अप्रेंटिस के हमारे टोटल 3 सिनोनिम हुए जो आपको रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से एक क्या है, अप्रेंटिस का नोविस, नौसिखिया, टायरो, नौसिखिया, नियोफाइट, नौसिखिया। तीनों ही वर्ड्स रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं और तीनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम्स। तो पॉइंट समझ आया। तो इसका जो आंसर है अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन का, तो वो आंसर हुआ आपका कौन, वेटेरन, अनुभवी। ऑफिसर और सीनियर आपको पता है ना, अप्रेंटिस की बात करें वो मैं आपको बता ही चुका हूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपका नोट हो ही गया होगा, वो आप एक बार कर लीजिए अगर आपको इसको करना है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम फिर आगे मूव करते हैं।
गुड इवनिंग। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे। आगे देखते हैं हम क्या है। यहां आपको ये समझना है, उसने बोला है, देखिए देखिए यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, एक ऐसा स्टेटमेंट गिवन है जो स्प्लिट हो रखा है। आप समझना, देखिए एक सेंटेंस है जो स्प्लिट हो गया कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब होता है वो अलग अलग है पार्ट्स। तो एक पार्ट ये रहा, एक ये रहा, जिसको हमने फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड है, देन थर्ड और देन फोर्थ। ये हमारे 4 पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप एक चीज देखिए, उसने हमको 4 पार्ट्स दे दिए और 4 पार्ट्स देने के बाद उसने कहा चूज द बेस्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। इसमें से हमें क्या करना है, वो बेस्ट ऑर्डर निकालना है जो इसको क्या कर जाए, इसके कंप्लीट सेंटेंस बना दे। आप देखो यार, यहाँ इस सेंटेंस को अभी तक तो बातें चल रही थी वोकैब की, तो उससे तो वही है कि आपको मीनिंग आता है आप क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं आता तो फिर आप उसको सीख लीजिए, बात खत्म। वहाँ को लॉजिक नहीं था इतना बड़ा, ठीक है। वर्ड और उसका स्पेसिफिक मीनिंग अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं आता तो आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना सकते सिंपली। लेकिन अब जो ये चीज़ें हैं ये ग्रामर है, इस ग्रामर के आपको कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा और इस कंसेप्ट को जब आप सीखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन सकता। चलिए अब इसको देखते हैं क्या होगा। आप एक चीज़ समझिए, देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आप चाहे तो रीअरेंजमेंट लगाएं, चाहे तो वो एक तरीके से रीअरेंजमेंट ही बोल दो आप इसको, चाहे तो उसने सेंटेंस को अरेंज करना हो, चाहे तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आप इनको हमेशा ऑप्शन से टैली करिए, ना कि खुद का दिमाग लगाइए। ऑप्शन जो कहता उसके अकॉर्डिंग चलो, अपने दिमाग से कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग से चलोगे तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। समझ रहे ना आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो पढ़ने से पहले मैं 4 ऑप्शंस की बात कर लेता हूं, ए बी सी और डी की। और जब मैंने इन 4 ऑप्शंस की बातें करी तो मैं ये जाना कि ऑप्शन नंबर ए में सेकंड 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 मींस एक बात तो कंफर्म है कि हमारा जो ऑर्डर नंबर 1 है उसमें हमें इसे तो रखना ही रखना है, तो हमें ज़्यादा सोचने की कोई टेंशन है ही नहीं, रखना है तो रख दिया, हमने रखा। अगर हम इसको देखें सेकंड को, अ वेक्स्ड, हमने रखा अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस। क्लियर है। चलिए आगे उसने बोला सेकंड के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये देखना, अब हम यह थर्ड भी रख सकते हैं, फोर्थ भी और फर्स्ट भी। मींस 2 जगह जो हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है वो फोर्थ की है, बाकी थर्ड और फर्स्ट रख के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको सेट करना, अपने आप दिमाग मत लगाइएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए फिर हमने देखा सेकंड के बाद अगर हम थर्ड पे गए तो अब वेक्स, देखिए अभी हमने पिछली वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंदर हमने एक चीज बड़े अच्छे से डिस्कस की थी कि जो एक सेंटेंस होता है ना उसके अंदर बस 3 ही चीज होती है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होती है, बस यही तो होता है सेंटेंस। यही ऑर्डर अगर आपका फॉलो हो जाता है तो सेंटेंस बन गया। ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हो भी तो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना नहीं होता है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर ये तीनों चीज होगी तो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप मेरी बात समझते हैं, ये बातें हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, पिछली वीडियो से अगर आप इसको लिंक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ आएगी। और आप बात देखो तो आ लिखा है, वेक्स्ड लिखा है, प्रॉब्लम लिखा है, फेसिंग लिखा है और अस लिखा है। ये पूरी की पूरी आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, एक फ्रेज है। ये बहुत अच्छे से आप इसको देख पा रहे हैं। अगर मैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, ये एक फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि एक फ्रेज है, देखिए फ्रेज क्यों है।
पहली बात, आप इसे ये नहीं कह सकते सर फेसिंग लिखा है, अगर ये फेसिंग मेन वर्ब होती तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी होती। आप ऐसे समझिए कि आप कभी ऐसे बोल सकते हैं क्या, राम गोइंग टू मार्केट? आप बताइए, क्या आप कभी ऐसे बोल सकते हैं कि राम गोइंग टू मार्केट? नहीं बोल सकते ना। आपको हमेशा अगर आपने मेन वर्ब लगाई है कॉन्टिन्यूस फॉर्म की तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी तो होगी। तो आप बोलेंगे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो अगर ये फेसिंग मेन वर्ब होता तो इसके पीछे इज एम आर कोई ना कोई फॉर्म जरूर लगी हुई होती, जो कि नहीं है, इसलिए मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस के अंदर अभी वर्ब है नहीं, और जब वर्ब है नहीं तो ये फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, अब ये फ्रेज हो गई, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, अब मैंने कहा अ वैक्स प्रॉब्लम फेसिंग अस, तो जो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ये मेरी फ्रेज हो गई। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम वर्ड क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जब ये नाउन हो गया तो हमने इसी को नाउन फ्रेज बोल दिया। जब ये सीधी सी बात है, इसको हमने नाउन फ्रेज बोल दिया। भाई फ्रेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, और वर्ड का कॉम्बिनेशन एक्चुअल में किस थीम के ऊपर है, नाउन के ऊपर, तो हमने इसको नाउन फ्रेज बोल दिया। तो सीधी सी बात है, नाउन जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता ही है, या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हो गया तो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो मिल गया, और अगर हमें सब्जेक्ट मिल गया तो सब्जेक्ट मिलने के बाद हमें क्या चाहिए सेंटेंस के अंदर, क्या चाहिए बताइए, वर्ब चाहिए, और वर्ब चाहिए तो वर्ब ढूंढ लेते हैं। पहली बात, आप एक चीज बताओ, ये जो हमारी फ्रेज है, याद रखना किसी भी फ्रेज को आप नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये जब भी बोलेंगे वो आप उस फ्रेज के अंदर यूज हुए उस पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग बोलेंगे, जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, तो एक्चुअल में हम बात इस प्रॉब्लम वर्ड की कर रहे हैं, और इसीलिए ये नाउन फ्रेज बोलिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम के ऊपर ये सारी की सारा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है यहाँ पे, नाउन फ्रेज। मेरा पॉइंट समझ आया? अगर आपको ये पॉइंट समझ आता है, ये नाउन फ्रेज बन गई, तो अगर ये नाउन फ्रेज बन गई तो यानी कि हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल गया, और फिर हमें अब क्या चाहिए, वर्ब। सब्जेक्ट ठीक है ना, सब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन ही तो होते हैं, और अगर ये नाउन होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें फ्रेज फॉर्म में मिल गया, नाउन फ्रेज हो गई। तो हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट देखो, आप अगर इसके अंदर देखो तो हमने क्या बोला, नाउन कौन है, प्रॉब्लम वर्ड कैसा नाउन है, सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल होता तो ये प्रॉब्लम्स होती, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो ढूंढ लेते हैं कहां है वर्ब। तो अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ आ गई, मीन्स फेसिंग अस। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो हमें ये बात समझ आएगी, अब वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, यहां तक हमारा सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो इसको वर्ब चाहिए। अब दो बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, जो ये वर्ब होगी इसके अंदर एक पॉइंट तो जरूर होगा, ये कि वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और क्यों होगी इसका जवाब मैं आपको दे चुका, क्योंकि जो फ्रेज बनी है एक्चुअल में इस वर्ड की वजह से बनी है, और ये वर्ड क्या है, नाउन है, और नाउन किस फॉर्म का है, सिंगुलर फॉर्म का, इसलिए आपकी वर्ब, इसका जो वर्ब होगी वो भी कैसी फॉर्म की होगी, सिंगुलर फॉर्म की। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस। अब देखिए वर्ब ढूंढते हैं कहां है सेंटेंस में, बिल्कुल ये रही इज, देखिए ना, तो आप देखिए, अगर आप यहां देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से साफ साफ दिखाई दे जाएगा, इज द क्लैमर टू ओपन मोर कलीग्स, ये आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नेक्स्ट हो गया बहुत अच्छे से हमारा क्या हो गया, मतलब हमें पहले फर्स्ट हमारा सेकंड हुआ, देन हमारा क्या हुआ, फोर्थ, क्योंकि इसके लिए ये वाला है ना, तो फिर फोर्थ हुआ। तो हम क्या जाने, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लैमर टू ओपन मोर चैलेंजेस। A vexed problem facing us is
द क्लैमर टू ओपन मोर चैलेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ आ गई। मीन्स एक बात तो हमें क्लियर हो गई, हमें ये पता चल गया सेकंड के बाद हमारा क्या आने वाला है, फोर्थ। सेकंड के बाद क्या आने वाला है, फोर्थ। सेकंड के बाद फोर्थ यहां भी दिख गया, सेकंड के बाद फोर्थ यहां भी दिख गया, ऑप्शन ये भी कट गया और ऑप्शन ये भी कट गया। हमारे पास बचे कितने ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस। अब इन 2 ऑप्शंस में हमें क्या करना होगा, अब आपको ये देखना है फोर्थ के बाद फर्स्ट आएगा कि थर्ड आएगा, बस इतना सा काम करना, हो गया काम। तो अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, a vexed problem facing us is the clamor to open more challenges। समझते रहे ना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं। क्लैमर का मतलब होता है हंगामा, शोरगुल। आप देख लीजिए जो ये वर्ड है क्लैमर, इसको देख लेना, CLAMOUR। तो क्लैमर का मतलब होता है अपरोर। क्लैमर का मीनिंग क्या होता है, अप्रोर, UPROAR, अप्रोर। अप्रोर का मीनिंग होता है दोस्तों शोरगुल या हंगामा, या इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं बेबल, या इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं कॉमोशन। हंगामे के लिए तीनों वर्ड्स रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे वर्ड से लिख लेना। क्लैमरिंग, तो क्लैमरिंग के लिए हम अप्रोर भी बोलते हैं, बेबल भी बोलते हैं, कॉमोशन भी बोलते हैं। आप तीनों नोट कर लीजिए, आपके काम आएंगे। चलिए आगे आते हैं। तो हमने बोला इज द क्लैमर टू ओपन मोर चैलेंजेस। अब देखते हैं फोर्थ के बाद हमारे पास या तो फर्स्ट है या तो थर्ड है। अब हम ये देखते हैं क्या है हमारे पास, टू ओपन मोर चैलेंजेस। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है फॉर बैकवर्ड क्लासेस फर्स्ट, और उसके बाद थर्ड टू रिजर्व मोर सीट्स, और एक हमारे पास है थर्ड और फिर फर्स्ट। क्या, ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस द क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेजेस टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो यहां भी एक ग्रामर का बड़ा अच्छा कंसेप्ट लगेगा, एक बार मैं उसको बताता हूं आपको और उसके बाद फिर आप देखना। पॉइंट समझना मैं यहां क्या बता रहा हूं। तो हमने कहा इज द क्लैमर टू ओपन मोर चैलेंजेस। अब यहां आपको समझने की बात क्या है, एक चीज देखना, यहां पे थोड़ा सा आप पॉइंट को समझेंगे तो आपको बात समझ आएगी बड़े अच्छे से। मैंने लिख दिया a vexed problem facing us is the clamor to open more challenges। अब देखना, अब आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, मोर चैलेंजेस के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं लिख दूं फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू रिजर्व मोर सीट्स, और एक मैं ये लिख दूं कि टू ओपन मोर चैलेंजेस, नहीं सॉरी कॉलेजेस, टू ओपन मोर कॉलेजेस, टू ओपन मोर कॉलेजेस। अब समझना मेरी बात, अगर मैं इसको थर्ड को सही मान लूं, टू रिजर्व मोर सीट्स, ध्यान से समझना, टू रिजर्व more seats for backward classes। ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक मैं कहूं कि a vexed problem facing us is the clamor to open more colleges for backward classes to reserve more seats। तो अब आप मुझे ये बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रहा है। इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो यहां पे भी ग्रामर का बड़ा अच्छा लॉजिक लगा, आप इसको समझना। मैंने कहा आप एक चीज समझिए, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लैमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। आप समझना, जो आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो क्या है, हंगामा है। किस चीज का है, किस चीज का हंगामा, कॉमोशन, शोर है कि ओपन करने का क्या, मोर कॉलेजेस। अब एक चीज समझना, आपने यहां पे क्या लिखा, टू,
और यहाँ भी क्या लिखा है, टू रिजर्व। आप एक चीज़ समझना, जब प्रेपोजिशन टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वो हमारे किसी भी सेंटेंस के अंदर रीज़न को दिखाती है, और वहीं हमारी प्रेपोजिशन फॉर भी इसी काम को करती है, बस दोनों में एक अंतर है, टू हमारा वर्ब के साथ यूज होता है और फॉर हमारा नाउन के लिए यूज होता है। ये बात हम अभी आगे करेंगे, और इसमें मुझे आपको जो समझाने की बात है वो ये है, तो टू रिजर्व मोर सीट्स, पहली बात हमने मोर कॉलेज खोल रहे हैं, और कॉलेज किस लिए खोले जा रहे हैं, सीट रिजर्व करने के लिए। किसके लिए, पर्पस क्या है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि फर्स्ट। क्यों नहीं बनेगा मैंने फिर बताया, वैक्स प्रॉब्लम फेसिंग द क्लाइमेट टू ओपन मोर कॉलेजेस, अगर मैं फर्स्ट को ले लूं फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अगर आपने इसको पहले ही बोल दिया फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो फिर आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं रह गई। आप जो ये ओपन करना है आपको मोर कॉलेजेस, वो किस लिए ओपन करने हैं, व्हाई आर यू गोइंग टू ओपन, टू रिजर्व मोर सीट्स, और किसके लिए, फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्यों, क्योंकि ये टू ओपन और टू रिजर्व ये दोनों बातें पैरेलल हैं, और किसके लिए यूज हुई हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो बैकवर्ड क्लासेस का यूज हम सेंटेंस के लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ बैकवर्ड क्लासेस है, ये इन दोनों के लिए है। पॉइंट समझ आया आपको, इसलिए हम इसका आंसर बताएंगे क्या, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अगर पॉइंट क्लियर हुआ तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नाउ आगे देखते हैं दोस्तों, हमने कहा द अथॉरिटीज सीम टू बी कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स लिबरल, इनसेंसिटिव, इग्नोरेंट और रिस्पॉन्सिबल। अब आप एक चीज़ समझिए, जैसे हमने ये बोला, सबसे पहले हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए। अगर हमें मीनिंग समझ आ गए तो हमारा आंसर तो वैसे ही लग गया। लिबरल का मीनिंग आप जानते हैं उदार होता है, ठीक है दोस्तों, लिबरल का मीनिंग क्या होता है, उदार होता है। और जो लिबरल है उसके बाद हमने अगला वर्ड क्या यूज किया दोस्तों, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब होता है उदासीन, उदासीन। अभी मैं इनके आपको सबके सिनोनिम्स बताऊंगा, आप देखते चलिए। लिबरल का मीनिंग क्या होता है, उदार। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, उदासीन। इग्नोरेंट का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, इग्नोरेंट करना किसी चीज़ को, समझ रहे हैं, इग्नोरेंट होता कि मतलब नकार दिया जाना। रिस्पॉन्सिबल आप सब जानते ही हैं, जिम्मेदारी वाली बात होती है। अगर ये बात आपको समझ आती है तो हम यहाँ समझते हैं द अथॉरिटीज सीम टू बी लिबरल, उदार। लेकिन आप यहाँ एक वर्ड देखिए, कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। समझ रहे हैं, वर्कर्स की कंडीशन को कंसर्न करना। कंसर्न का मतलब हो गया उनके बारे में सोचते हुए, यानी कि मुझे एक बात समझ आ रही है, वो कहीं भी उनके बारे में सोचते हुए उदार नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं तो ये वर्ड कंसर्निंग ना यूज हुआ होता। कंसर्निंग अगर वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब वो उनके प्रति कहीं ना कहीं कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कैसे हो रखे हैं, मतलब उनको लेके इग्नोर, मतलब कहना चाहिए कि उनको लेके इग्नोरेंट नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इग्नोरेंट का मीनिंग तो बिल्कुल ही इग्नोर कर ही दिया, तो फिर कंसर्निंग है ही नहीं। चिंता भी है, लेकिन कैसी चिंता है, लिबरल है नहीं वो, इग्नोरेंट वो हो नहीं सकते, रेस्पॉन्सिबल वो है नहीं, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल होते तो कंसर्न ही ना कर रहे होते, तो वो कैसे हैं, इनसेंसिटिव हैं। तो द अथॉरिटी सीम टू बी इनसेंसिटिव, कैसी, कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। तो जो हम अथॉरिटी है वो कैसी दिख रही है, इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का मतलब आप जानते हैं, कोल्ड हार्टेड या अनफीलिंग वाली जो फीलिंग्स आती हैं वो हमें किस में दिखाई दे रही हैं, अथॉरिटीज में। द अथॉरिटी सीम टू बी इनसेंसिटिव कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। क्लियर हुआ? अगर आपको इतनी बात समझ आई तो आंसर क्या होगा, इनसेंसिटिव। आगे देखते हैं। अब उसने बोला यहाँ पे, देखिए बाकी मीनिंग आपको पता ही है, लिबरल उदार है, इग्नोरेंट पता ही है, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है, इंसेंसिटिव उदासीन है, मैंने बताया। अब देखिए क्वेश्चन देखना आप, ये क्वेश्चन अच्छा, ही फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। जब उसने ये बोल दिया डेली, बहुत अच्छे से, ये बातें हम जब 10th चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। जब उसने ये वर्ड बोल दिया डेली, तो डेली का मतलब ये कैसा एक्शन हो गया दोस्तों, रिपीटेड एक्शन या हैबिचुअल एक्शन। और रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शंस कौन से टेंस में रखे जाते हैं,
इंडेफिनिट टेंस में आपको बहुत अच्छे से पता है। ये बातें हम आगे टेंस में भी एक बार डिस्कस करेंगे कि हमारे रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शंस कौन से टेंस में होते हैं, इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इसीलिए हमने बोला ही फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, तो ही के लिए आप जानते हैं इंडेफिनिट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, गोज का। गो हम बोल नहीं सकते क्योंकि इसके लिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, अगर यहाँ दे होता तो हो जाता। शैल गो, विल गो फ्यूचर की एक्टिविटीज है, मॉडल है, फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, वहां पर उसने साफ साफ लिखा है डेली, और जब डेली लिख दिया तो हमारा इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा क्योंकि हमारा रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आंसर हो जाएगा ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। आगे आइए, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, और प्रोवर्ब्स हमेशा फिक्स होती हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना। ये प्रोवर्ब है, फिक्स है, इसको आप रट लीजिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये प्रोवर्ब है, बहुत अच्छी कहावत है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जब कभी मैं प्रोवर्ब्स पढ़ाऊंगा कुछ एक अच्छी, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को देख लेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसको आप क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए, ये खत्म होती है बात। आगे निकलते हैं। द थंडर वॉज एक्म्पेन्ड, ठीक है दोस्तों, थंडर मतलब समझते हैं, गर्जना, गड़गड़ाहट की आवाज, वॉज एक्म्पेन्ड। तो दोस्तों समझना, ये जो वर्ड है ना एक्म्पेन्ड, इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स है बाय। क्या फिक्स है? एक्म्पेन्ड बाय। एक्म्पेन्ड बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है किसी चीज के साथ होना। तो जो थंडर था वो एक्म्पेन्ड बाय किसके साथ, क्या लेकर आया अपने साथ, एक बहुत ज्यादा तेज बारिश। तो आप मेरी बात समझे, एक्म्पेन्ड बाय, तो इसका मीनिंग क्या होगा, किसी चीज के साथ के लिए। तो याद रखना, एक्म्पेन्ड बाय इक्विवेलेंट होता है किसके, अलोंग विद के। किसके इक्विवेलेंट होता है, अलोंग विद के। तो द थंडर वॉज एक्म्पेन्ड बाय, ये फ्रेजल है, फिक्स है, ये फ्रेजल है, ये फ्रेजल वर्ब है। एक्म्पेन्ड बाय मीन्स क्या होता है, अलोंग विद। तो जो थंडर था, तूफान था, हाँ, वो अपने साथ क्या लेकर आया, एक बहुत तेज बारिश। तो आंसर क्या हो गया, बाय। आगे आते हैं, उसने बोला द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज। पहली बात तो आप ये समझिए, जो ये वर्ड डिटेक्ट है, ये वर्ड एक वर्ब है, डिटेक्ट। क्यों वर्ब है, ये बातें हम बाद में करेंगे, कभी एक अच्छा जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको हिंट दे देता हूं। देखिए, जिन वर्ड्स के एंड में ईडी लग जाता हो तो वो वर्ड्स क्या बन जाते हैं, वर्ब्स। तो देखो, डिटेक्टेड हो सकता है, मीन्स ये वर्ड वर्ब हो गया नेचर में, ठीक है। अब देख लीजिए, उसने उसकी नाउन फॉर्म पूछी है डिटेक्ट की। तो देखिए, नाउन फॉर्म का मतलब डिक्टेटर से हो नहीं सकता, डिटेक्ट एक अलग वर्ड है, डिक्टेटर एक अलग है, इसको हटा दो। डिक्टेटर तो तानाशाह होता है। आगे अगर हम बात करें इसकी, ये हो नहीं सकता। फिर हमने बात करी डिटेंशन की, डिटेक्ट वर्ड है, डिटेंशन का कोई लॉजिक नहीं। अब बचे हमारे पास दो, डिटेक्टिव और डिटेक्शन। समझ आई दोस्तों बात? हमारे पास दो ऑप्शन बचे, डिटेक्टिव और डिटेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जिन वर्ड्स के एंड में TION, MENT, SHIP, CE, ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं, मैं जो आपको भी बताऊंगा, MENT, TION, SHIP, CE, OR, NESS। अगर इनमें से कोई भी सफिक्स किसी वर्ड के एंड में यूज हो जाता है, सफिक्स आप जानते हैं एंड में यूज होते हैं, अगर इन वर्ड्स का कोई भी सफिक्स इनमें से कोई हो जाता है, समझ रहे हैं, तो वो वर्ड कन्फर्म नाउन होगा। कन्फर्म है, वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई, मैंने कहा अगर किसी भी वर्ड के साथ TION, SHIP, CE, OR, NESS, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको सिखा दूंगा आगे अभी चैप्टर आने पर, अगर ये यूज हो गए तो वो वर्ड 100% क्या हो जाएगा, नाउन। और अगर वो नाउन हो गया तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो वर्ड लिखा है ना डिटेक्ट, ये क्या लिखा है, डिटेक्ट। तो देखो, डिटेक्शन, तो ये इसका नाउन हो गया। तो नाउन फॉर्म डिटेक्ट की क्या हो गई, डिटेक्शन। क्लियर है दोस्तों? तो आगे देख लेते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई है। चलिए आगे आते हैं।
आगे देखते हैं, ही इज ग्रेटर देन मी, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए, ही इज ग्रेटर देन मी, वो क्या है, मुझसे ग्रेटर है, तो आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मैं उतना महान नहीं हूं जितना कि वो, और वो मुझसे महान है, तो मुझे तो बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन देख लेते हैं और ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, आई एम एज ग्रेट एज ही, मैं उतना महान हूं जितना कि वो, उसने ऐसा बोला ही नहीं, ग्रेटर देन कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब सीधा सीधा ऐसा है, ये इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है और ये ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रेटर है किससे, इससे, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ही इज ग्रेटर देन मी, वो ही जो है थर्ड पर्सन, वो मेरे, फर्स्ट पर्सन जो मैं हूं, मुझसे ज्यादा ग्रेट है, यानी कि मैं उतना ग्रेट नहीं हूं जितना कि वो है। दूसरी बात, आई एम एज ग्रेट एज ही, हो ही नहीं सकता आंसर। आगे, आई एम द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होगी, मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, ही इज एज ग्रेट एज आई, ठीक है दोस्तों। अब उसने कहा ही इज ग्रेटर देन मी, तो ही इज एज ग्रेट एज आई होने का मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है, वो मुझसे ज्यादा ग्रेटर है, तो वो उससे ज्यादा का मीनिंग नहीं है, कंपैरिजन यहां पे आ रहा है सीधा सीधा, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज ग्रेटर देन मी, ही थर्ड पर्सन, ग्रेटर देन किससे, मी, मेरे से, तो वो मुझसे ज्यादा क्या है, ग्रेटर है, महान है, ग्रेट है, तो आई एम नॉट, आप बोल दो वो मुझसे ज्यादा महान है या मैं उतना नहीं हूं जितना वो है, बात तो वही है, लेकिन ही इज एज ग्रेट एज आई, कोई लॉजिक ही नहीं हुआ है, तो सीधा सा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया, खत्म होगी बात। आगे आते हैं, अब यहां पे समझने की बात क्या है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बहुत छोटी सी बात समझिए। पहली बात, थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट को चलिए समझते हैं क्या है। ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो देखिए इसका एक्चुअल में जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। और ये आंसर क्यों होगा, इस बात को मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा वॉइस। बड़ा कंसेप्ट है, अच्छे से सीखना पड़ेगा। यहां आंसर होगा, मैं आपको एक दिन क्लास लूंगा पूरी वॉइस चैप्टर पे, जब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ एंड के आगे लग जाएगा वॉज एडमिटेड, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। क्यों का जवाब मैं आपको समय आने पे दूंगा, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, इसको करीब 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, तब फिर इस क्वेश्चन को उठाएंगे, तब आपसे बहुत अच्छा बनेगा। अभी इसका आंसर आप लोग नहीं लगा सकते, तो बेटर इसको आप अभी छोड़ दीजिए। फिलहाल बस इतना ही समझिए कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वॉज एडमिटेड, ठीक है। आगे देखिए, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर ₹20। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स आते भी हैं, बाकी जब हम आगे बेसिक्स की क्लासेस लेंगे तो उसमें हम इसको सीखेंगे। आप एक चीज़ जानते हैं, जो ये टर्म हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को किसी सेंटेंस में से हटाने के लिए। मैंने कहा राम इज अ बॉय, फुल स्टॉप, ही गोज टू मार्केट। तो मेरी एक बात को आप बहुत ध्यान से समझिए, मैंने कहा राम इज अ बॉय, तो ये जो राम नाउन है, इसके रिपीटेशन को किसी भी सेंटेंस में हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन, ही का। बस यही तो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, किसी भी सेंटेंस के अंदर से नाउन के रिपीटेशन को हटाना ही तो प्रोनाउन बोला जाता है। तो ये जो ही हमने यूज करा है राम के लिए ही तो किया, तो हो गया ना आंसर, क्या दिक्कत है। बस आप देखो, ही स्टोल अ डॉग, उसने क्या चुराया था, एक कुत्ता, कोई इशू नहीं, एंड सोल्ड द डॉग, तो आपको समझ आ गया, एंड सोल्ड इट, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हटाना ही तो प्रोनाउन है, और क्या है। आप ये नाउन का रिपीटेशन ही तो हटाते हो प्रोनाउन में, मीन्स बार बार वो नाउन रिपीट ना हो, उसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। और यहाँ प्रोनाउन क्या लगेगा, इट क्यों लगेगा, ये बातें हम बेसिक्स में समय आने की बात करेंगे। फिलहाल हम इसके थीम को जान लेते हैं। क्लियर हो दोस्तों ये बातें आपको, चलिए आगे चलते हैं। डन है, आगे देखते हैं। बोथ मिली एज वेल एज मीना, पहली बात तो आपको ये पता ही होगा, मैं बता देता हूं अच्छे से। ये जो वर्ड है बोथ, इसको समझना। एक बात याद रखना, बोथ का यूज हम हमेशा 2 लोगों के लिए करते हैं, इससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। और आप ये भी जानते हो, एंड का यूज भी हम चॉइस में 2 ही लोगों के लिए करते हैं, इसलिए बोथ की रिलेटिव कंजंक्शन जो होती है वो एंड होती है, एज वेल एज नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा ये इसकी जगह एंड हो जाएगा। आप देखो, बोथ का यूज कितने लोगों के लिए करते हैं, कितने पर्सन्स के लिए होता है, 2 के लिए, एंड भी तो इसी काम आता है।
नाउन, क्लॉजेस, फ्रेजेस कुछ भी हो एंड के दोनों साइड हमेशा दो ही रहेंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो बस हो गया। तो बोथ की रिलेटिव कंजंक्शन एंड हो गई, ना कि एज वेल एज। पॉइंट समझ रहे? तो बोथ मिली एंड मीन आर ब्यूटीफुल, खत्म हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन्स डेली। तो देखिए कुछ बड़े कंसेप्ट हैं, इनको हम जब पूरी क्लासेस लेंगे जब ही समझ सकेंगे। फिलहाल मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट ये कहता है द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर क्लासेस डेली। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ये। द टीचर, देखो उसने बोला बी रेगुलर। बी रेगुलर का मतलब ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, यानी कि एक इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर सजेशन, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर होते हैं। कभी भी वो टोल्ड या आस्क हो नहीं सकते, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि टोल्ड और आस्क्ड उनके अंदर नहीं होते। अब बच्चे दो एडवाइज्ड। अब ये बातें हम आगे करेंगे, बहुत बड़ी बातें हैं, नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे जब सीखेंगे। इसमें कोई एक कंसेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम समय के साथ सीखेंगे। तो जब एडवाइज्ड मी, तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। एडवाइज्ड मी यहां तक तो ठीक है। अब जब आप इस स्टेटमेंट को द टीचर सेड टू मी, ये जो हमारे पास क्लॉज गिवन है और इस वाली क्लॉज से आप जोड़ेंगे तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। क्यों करना पड़ेगा ये जब मैं इन्फिनेटिव सिखाऊंगा वहां सिखाऊंगा। अब ये लेक्चर उतना लंबा आपको ना तो समझ ही आएगा ना ऐसे मजा आएगा। जब हम बेसिक्स क्लियर करेंगे तब समझ आएगा। तो आंसर होगा द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई क्लासेस डेली। देखो योर कौन सा पर्सन है आप अच्छे से जानते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम स्पीच चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन किसके? ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन में हम क्या बोलते हैं? नो चेंज, जिसको हम सन बोलते हैं। तो आप देखिए उसने क्या बोला है? लर्न योर क्लासेस डेली। कौन सा पर्सन है? यू। यू कौन सा पर्सन? इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ें हम तब सीखेंगे जब हम क्लासेस देखेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और वहाँ पे आप जानेंगे बहुत अच्छे से। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन अभी हमने बात करी है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस में? सेड टू वर्ब है, सेड वर्ब है सेड टू, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो किसके अकॉर्डिंग हो गया? ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट कौन क्या है दोस्तों? मी। तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। और ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मी का मतलब कहाँ आ गया? हम फर्स्ट पर्सन में, तो क्या हो जाएगा? माई लेसन डेली हो गई। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लियर हो दोस्तों? ये बातें आएंगी धीरे धीरे हम सीखेंगे, एक दिन में नहीं हो सकता, टाइम लगेगा, लेकिन हम सीख जाएंगे, कोई इशू नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज टाइम टू बाई बुक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, जो बातें मैं ऊपर कर चुका हूँ कि वॉइस का कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे। देन हमें इन्फिनेटिव में एक छोटा सा देखिए, इसको सीखने के लिए हमें 3-4 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन को सीखने के लिए। फर्स्ट हमें वॉइस पता होना चाहिए। इस सेंटेंस को सीखने के लिए हमें वॉइस सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मज़ा आएगा इसको सीखने में। सेकंड, इसको सीखने के लिए हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्विवेलेंट फॉर प्लस नाउन होता है। क्यों होता है ये कंसेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, देख लेता हूं एक बार। और थर्ड पॉइंट ये है कि हम जो हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि हम पैसिव वॉइस ही कह रहे हैं, तो हम इन्फिनेटिव का पैसिव बनाते कब हैं? हम तो मेन वर्ब का बनाते हैं ना। जैसे मैं कहूं कि हमने बोला मोहन रोट अ लेटर, तो अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो हमें ये पता है ये सब्जेक्ट है, ये मेरी मेन वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो आप ऐसे ही तो बनाते हो। अ लेटर was written by मोहन, आप यही तो बनाते हो जब इसका पैसिव बनाते हो। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है आपसे कि जब हम वॉइस चेंज करेंगे,
आपको यहाँ पे क्या समझना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको 3-4 कंसेप्ट अच्छे आने चाहिए। पहला, वॉइस चेंज करना। सेकंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्विवेलेंट फॉर प्लस नाउन होती है, कब होती है और क्यों होती है। थर्ड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, लेकिन क्यों होती है। कब हमें मेन वर्ब की जगह पर इन्फिनेटिव का पैसिव बनाना पड़ता है। अगर ये 3-4 बात आपको समझ आ गई तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको सीखने के लिए अभी बहुत सारी क्लासेस हैं जो हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे और ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका आंसर जो होगा, इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स, तो इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी इसका आंसर होगा। क्यों होगा, ये हम एक समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लासेज आती रहेंगी हम सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, उनको बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए।